हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर को खोलने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी मेरे पे क्वेरी आती हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उन सबको इसका जवाब देना चाहता हूँ, तो वो कैसे इसको खोल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर खोलने की सोचते हैं तो सबसे पहले एक जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जगह को यह है कि आप ऐसी जगह ले सकते हैं जहां एक तरीके से इजीली आपका स्टूडेंट आ सके। ठीक है, और आसपास अगर सेंटर हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट आ रहे होंगे, कोचिंग हो सकती है वहाँ पर आ रहे होंगे, तो आपको भी एक तरीके से ईजिली आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ ईजिली स्टूडेंट आपका आ जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि आपको कितनी जगह ज़रूरत है। तो देखिए, एक सेंटर और इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई नहीं है, मगर मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है कि आपका कम से कम 300 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट तक आप सेंटर को खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपका एक तो थ्योरी रूम बनेगा, एक आपका प्रैक्टिकल रूम बनेगा, एक आपका रिसेप्शन का रूम बनेगा। तो इस तरीके से आपका होता है। तो अगर रिसेप्शन को हटा दें, थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करें तो 150 स्क्वायर फीट में आप इसको खोल सकते हैं। अगर आपका एक हॉल है तो उसमें आप पार्टीशन करा सकते हैं। ठीक है, एक रिसेप्शन का अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। एक आपका सेपरेट वाशरूम होना चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ चीज़ों का हमें और ध्यान रखना है, जैसे पार्किंग की सुविधा भी हमारे सेंटर पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आसपास के भी सेंटरों की वहाँ पर पार्किंग है और अपनी भी हमने वहीं लगा दी, तो उससे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपका इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको रेंट पे ले सकते हैं या आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर घर आपका ऐसी जगह है कि जहाँ आसपास ईजिली स्टूडेंट आता जाता रहता है, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है कि अब हम पीसी वगैरह कितने लगाएंगे। तो देखिए, कंप्यूटर्स आपको इसमें कम से कम 6 से लेकर 10 या 15, जैसी भी ये आपका बजट है उसको आप लगा सकते हैं। मिनिमम आप 6 या 8 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे कम लगाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, एक छोटी सी लैब बन के तैयार होगी और जो स्टूडेंट आएगा वो भी इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपको एक तरीके से थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि ये सेंटर हमारा है कुछ बड़े लेवल पे। तो आपको धीमे धीमे बड़े लेवल पे जाना है। ये मैं नहीं कह रहा एकदम ही आप 20 कंप्यूटर लगा लीजिए। तो ये आपको देखना है आपका कितना बजट है, मिनिमम जो है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अब हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्टाफ में हम क्या रख सकते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ये इसको चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में सबके कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, अगर हम सेंटर खुद खोल रहे हैं और हम इंडिविजुअल हैं, केवल अकेले हैं, तो हम उसी को सेंटर को चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर का इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक तरह से सारे कोर्स आपको पढ़ाने हैं तो उसमें 1 ईयर में ही सारे कवर होते हैं। ये तो है नहीं केवल आप टैली पढ़ाएंगे तो ओनली टैली का आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप केवल टैली पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई टीचर रखते हैं, ट्रेनर रखते हैं, तो फिर वो भी 1 ईयर का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप कंप्यूटर फील्ड का कोई रखना चाहते हैं तो इसके लिए या तो वो BCA का बंदा हो, या फिर PGDC हो, या फिर BSc IT हो, या O लेवल का हो। इस तरीके से होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस तरीके से ट्रेनर को रखते हैं। अब इसको रखने से क्या फ़ायदा है ट्रेनर को, इसकी क्वालिफ़िकेशन का। ठीक है, अब इससे बेनिफिट ये है, एक तो जब स्टूडेंट आता है तो वो आपसे कहते हैं कि आपकी फैकल्टी कहाँ तक पढ़ी हुई है। अगर BC करी हुई तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये कंप्यूटर का पूरा फील्ड हो गया। अब वो सारे कोर्स आपके कवर कर सकता है, इसमें लैंग्वेज भी आपकी सारी आ जाएंगी। और अगर आप O लेवल करेंगे तो O लेवल का सिलेबस वो पढ़ा सकता है। ठीक है, और अब PGD से तो PG कोर्स सारे आपके पढ़ा देगा, उसका जो सिलेबस है। तो बेनिफिट ये रहता है कि जो 1 ईयर का डिप्लोमा है उससे अच्छा ये रहता है कि आपको इन बंदों को आप रख लें। और आगे भी ये है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह गवर्नमेंट के लेते हैं तो उसमें आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है ट्रेनर की। इनमें सबसे ज़्यादा आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसमें आपको फिर दिखाना होता है कि आपका O लेवल सर्टिफाइड है या PGDCA वाला कोई बंदा आपके यहाँ पढ़ा रहा है, या फिर BCA, क्योंकि इन्हीं की डिमांड रहती है। क्योंकि यही फील्ड एक तरह से कंपलसरी है कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेने के लिए। वो फैकल्टी ये नहीं कि 1 ईयर का डिप्लोमा हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट एक तरीके से आपको नहीं मिल सकती।
तो आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, उसी के रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री जो आईटी की इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कोई डिग्री आपके पास हो, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अब इसमें ये भी सवाल आता है, जैसे हमारे पास नहीं है कि हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है, हम सिंपल ग्रेजुएशन है, तो आप 1 ईयर का डिप्लोमा हो या फिर 6 मंथ का हो, तो आप एक स्टार्ट तो कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा आगे जाने के लिए इनको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज आप नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसकी एक तरह से डिग्री हो, इसलिए तो इस पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है सेंटर को। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होता है कि एफिलिएशन का। अब एफिलिएशन का बहुत बड़ा पार्ट है, रजिस्टर्ड कहाँ से कराएं, ये बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। तो देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट या सेंटर आप खोलते हैं तो उसको कई तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो आप सोसाइटी के बेस पर रजिस्टर कर सकते हैं, एक आप ट्रस्ट के बेस पर रजिस्टर कर सकते हैं, एक आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के तहत इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड हैं आपके, एक तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद आपको सेंटर जो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टेट और नेशनल लेवल दोनों का आपके यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए, स्टेट लेवल की सोसाइटी बनी हुई है तो आप स्टेट लेवल के हो गए, फिर आप उद्योग आधार में रजिस्टर करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपके दोनों स्टेट और नेशनल लेवल के रजिस्ट्रेशन हो गए। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इसमें आप मेरे रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आप हाउ टू रजिस्टर पर क्लिक करके आप वहाँ से मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आपको एक तरीके से फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें चेयर हो गई आपकी, एक तरीके से जिस पर कंप्यूटर्स रखे जाएंगे वो टेबल्स हो गई, और एक वाइट बोर्ड चाहिए, एक आपका डिस्प्ले बोर्ड चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड इसलिए चाहिए कि उसमें जो भी नोटिस वगैरह होगा वो आप उसमें एक तरीके से उसमें दिखा सकते हो। ठीक है, और एक प्रोजेक्टर, ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपका होना चाहिए इसमें प्रिंटर आपके ऑफिस में, और एक आपका होना चाहिए बैकअप के लिए इन्वर्टर वगैरह या जनरेटर, जो भी ये आपका बजट है उसके हिसाब से आप इसको रखें, बैकअप भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से रहता है। और क्लासरूम में भी ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे ज़्यादा एक तरह हौच पौच की स्थिति ना बने। ठीक है, आराम से इजीली बैठ सकें, इतनी आप उसमें चेयर रखिएगा और इतनी ही आप लैब में रखिएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, पुराने लें या नए लें। अब देखिए, कोई जैसे ज़्यादा बजट का नहीं खोलना चाहता तो आप एक तरीके से पुराने सेकंड हैंड कंप्यूटर्स ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कंप्यूटर सेकंड हैंड ही लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो बिगिनिंग वाले बच्चे आते हैं तो वो एक तरह से ख़राब करने की उसमें उम्मीद रहती है, तो सेकंड हैंड भी सही रहते हैं। ये ब्रांडेड आपको आराम से 4-5 हज़ार रुपये का आराम से ब्रांडेड एक CPU और पूरा सिस्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है, नए का बजट है तो आप नया भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो एक सेंटर को खोल सकते हैं अच्छे लेवल पे और इसको चला सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे को कमेंट में करिएगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कल मैं लाइव पे आ रहा हूँ तो वहाँ पर भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूँगा। कल जो कमेंट मेरे पे अभी तक आए हैं उनके में से कुछ मैंने फ़िल्टर कर रखे हैं, उनके मैं सवालों के जवाब दूँगा। तो आई होप आपको भी उनके जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।